हैं। मेरी अम्मी जान का इंतकाल तब हुआ जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। दरअसल वो पहले से बीमार चली आ रही थी। सालाना इम्तिहान को 2 माह बाकी थे कि मुझ पर सदमा गुजर गया। क्या बताऊं कैसे खुद को संभाला और जूं तूं करके पेपर्स दिए। हालांकि मैं लायक तालिब इल्म थी, लेकिन गम में डूबे दिलो दिमाग के साथ इम्तिहान में शरीक हुई तो हस्ब तवक्को नंबर न ले सकी। ताहम मैट्रिक मैंने पास कर लिया। हम 2 बहन भाई थे। हम गांव में रहा करते थे। गर्ल्स कॉलेज करीबी शहर में था। फासला ज्यादा ना था। हमारा घर मेन रोड से नजदीक था, जहां पर पैदल पहुंचकर अड्डे से बस या वैगन मिल जाती थी, जो 10-15 मिनट में शहर में उतारती थी। जहां स्टॉप पे चंद कदम ही दूर गर्ल्स कॉलेज था। गोया गांव से शहर और फिर कॉलेज तक का फासला बआसानी मिनटों में तय हो जाता। मुझको कॉलेज पढ़ाने का अज़म वालिदैन ने ही किया था। शोमई किस्मत अम्मी इस जहां फानी से रुखसत हो गई और मेरा आला तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह गया। मैं बहुत खुश दिली के साथ कॉलेज जाती। मेरे साथ मोहल्ले की 2 और लड़कियां भी जाती थी। हम बातें करती जाती और बातों में पता ही न चलता गोया पलक झपकते अपनी मंजिल पर पहुंच जाती। जिन दिनों में कॉलेज जाती थी, मेरा भाई फजल भी शहर के बॉयज कॉलेज में जाता था। वालिद साहब मामूली सरकारी मुलाजिम थे। तीनों घर से चले जाते, मकान को ताला लग जाता। जब मैं सबसे पहले वापस आती, ताला खोलती और जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाने लगती, ताकि भाई और अब्बू के आ जाने तक खाना तैयार हो जाए। अक्सर ऐसा होता कि फजल भाई या अब्बू जल्दी आ जाते। खाना तैयार ना कर पाती तो वो भूख से निढाल हो जाते। तब अब्बू कहते, बेटी तुझको कॉलेज तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत तकलीफें भी उठा रहा हूँ। घर के 100 काम होते हैं जो सिर्फ घर संभालने वाली ही कर सकती है। अब्बू को कभी कपड़े धुले ना मिलते, कभी नाश्ता किए बगैर दफ्तर जाना पड़ जाता। उनकी ड्यूटी ही ऐसी थी कि मुंह अंधेरे घर से निकल जाते थे। पढ़ाई के साथ घर के तमाम काम, सफाई, कपड़ों की धुलाई, बर्तन धोना, 3 वक्त का खाना बनाना, इतने ज्यादा काम थे और मैं अकेली थक जाती तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो भी न दे पाती। जूं जूं इम्तिहानात नजदीक आ रहे थे, मेरी हालत गैर होती जा रही थी। एक बार अब्बू बीमार पड़ गए। मुझे मजबूरन कॉलेज से छुट्टी करना पड़ी। पेपर्स भी मैं पूरे न दे सकी। तब मैं बहुत रोई। शायद अब्बू ने इसी वजह से सोचा होगा कि दूसरी शादी कर लूं। इस तरह मेरे घर का इंतजाम करने वाली आ जाएगी और बच्चे भी सुकून से पढ़ सकेंगे। इन्होंने एक रिश्तेदार औरत से अपनी जरूरत का तस्करा किया। इत्तेफाक से उसकी अपनी बेटी तलाक याफ्ता थी और घर में बैठी हुई थी। इसका नाम इरम था और वो एक बेटे की माँ भी थी। बेटा मेरे भाई की उम्र का था और इरम 37 साल की थी। वालिद साहब भी मेरे इतने बूढ़े न थे। दरअसल गांव में बच्चों की शादी कम सिनी में कर देने का रवाज था, इसलिए माँ बाप जवान साल होते कि बच्चे बड़े हो जाते। बहरहाल अब्बू की किस्मत में शायद इरम ही को दूसरी बीवी का दर्जा हासिल होना लिखा था। मेरे फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहान खत्म हुए तो वालिद साहब की वो नई जोजा बनकर आ गई। हर सुतीली माँ की तरह शुरू दिनों में वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आती थी। उसका बेटा सफदर नई अम्मी की शादी के शुरू के दिनों में ननिहाल में रहा, मगर फिर जब उसकी नानी बीमार हो गई तो खाना बनाकर देने वाला कोई न रहा। वालिद साहब ने कहा कि उससे भी वो हमारे घर ले आए और वो बैठक उसके हवाले कर दी गई। रफ्ता रफ्ता इरम ने अब्बू को शीशे में उतार लिया। अब वो हर काम उसकी मर्जी से करते थे। मैंने महसूस किया कि हम बच्चों से भी वो दूर होते जा रहे थे। अब वो कोशिश करती कि काम कम से कम खुद करे और ज्यादा काम मुझसे करवाए। वो हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती रहती। वो घर के आधे से ज्यादा काम मुझसे करवाने लगी। मैं खामोशी से कर दिया करती कि कहीं अब्बू से छोटी शिकायतें करके कॉलेज से ना हटवा दे, मुझ पर तालीम के दरवाजे ना बंद कर दे। उसका बेटा निकम्मा सिर्फ 3 जमातें पास था। सारा दिन बैठक में लेटा रहता, कोई काम न करता, बल्कि खूब डटकर अच्छा खाना खाता और राहत की नींद सोता। जबकि मेरे भाई को ये औरत बाहर के सारे काम बताती। जब उसकी सख्तियां हद से बढ़ी तो मैंने काम से इनकार करना शुरू कर दिया। सालाना इम्तिहानात की तैयारी भी तो करनी थी। इस पर नई अम्मी ने कहा, अगर घर के काम नहीं करोगी तो कॉलेज भी नहीं जाओगी। फजल भाई आड़े आ गए और जुबान खोली कि कॉलेज तो मेरी बहन हर हाल में जाएगी, ये ग्रेजुएशन जरूर करेगी, यही हमारी अम्मी मरहुमा का ख्वाब था। इरम ने अहद कर लिया कि वो हमारी माँ का ये ख्वाब पूरा ना होने देगी।
उसने चुपके चुपके वालिद साहब के कान भरना शुरू कर दिए। न जाने क्या क्या कहती थी कि एक दिन अब्बू ने ये फैसला सुना दिया कि सनम अब कॉलेज नहीं जाएगी, एफए तक तालीम हासिल कर ली है, ये काफी है, क्योंकि अब इसकी हमने शादी करनी है। ये सुना तो हम सख्ते में आ गए। गोया कि भाई की तरफदारी की ये सजा मिली कि मुझको तालीम से महरूम करने का सोच लिया गया। जाहिर है घर पर हुक्म तो अब्बू का ही चलता था, वो जो कहते वही करते भी थे। जब उन्होंने शादी कर देने की बात की तो फजल भाई को फिक्र हो गई कि किससे ये मेरी बहन की शादी करने चले हैं। एक रोज अब्बू और फजल भाई एक ही चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। भाई ने वालिद से पूछा, आप सनम की शादी का इरादा रखते हैं? कोई लड़का है नजर में आपके? हाँ है, लड़का तो घर में मौजूद है, तुम्हारी नई अम्मी का बेटा सफदर, क्योंकि तुम्हारे मामू अब कुवैत में सेट हो गए हैं। सफदर से आप सनम का रिश्ता करेंगे? भाई ने हैरत से सवाल किया, क्यों, इसमें क्या बुराई है? सनम विदा होकर अपने ही घर में रहेगी, उसे कहीं हमारी नजरों से दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर वाले न जाने क्या सलूक करें, फिर खानदान में तो इसके जोड़ का कोई रिश्ता मौजूद भी नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि सनम और सफदर का जोड़ बनता है। अरे बेटा, क्यों नहीं बनता, वो अच्छा लड़का है, सारा दिन घर में मौजूद रहता है, किसी आवारा गर्द से दोस्ती नहीं है और ना ही आवारा गर्दी करता है, न नशा करता है, न जुआ खेलता है। यही बुराइयां होती हैं आजकल के लड़कों में। वो उम्र रसीदा भी नहीं है, तुम्हारी उम्र का है, सेहतमंद है, काम धंधा नहीं है, नौकरी में लगवा दूंगा इसकी, और क्या कमी है इसमें? तो ये क्या बुराई नहीं है कि वो काम धंधा नहीं करता? मैं रिटायर होते ही इसको एक दुकान खोल दूंगा और हम कारोबार कर लेंगे। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डालता है। वालिद साहब की सोच अपनी जगह मुस्बत होगी, लेकिन ये सौदा हमको मंजूर ना था। हमारे मामू कुवैत कमाने गए थे और इनकी बेटी से भाई का रिश्ता तय था, बदले में मेरा रिश्ता मामू के बेटे से तय था। ये रिश्ता वालदा तय करके गई थी और अब्बू अब हमारे बचपन में तय करदा इन रिश्तों को यकसर फरामोश कर बैठे थे। मामू के हाँ रिश्ता होने या ना होने के मामले में भी हम दोनों बहन भाइयों की गैर यकीनी कैफियत थी। ये रिश्ते हों या ना हो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमको मालूम था कि मामू अब हमारे रिश्ते लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। भाई ने माँ के आगे जुबान खोली तो वो हमसे शदीद नफरत करने लगी। मैंने भी साफ कह दिया कि आप मेरी पढ़ाई की दुश्मन हैं, तो मैं आपके बेटे को कैसे कबूल कर सकती हूँ। इन्होंने वालिद से कहकर मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया। तब हम बहन भाई ने इस खातून की मुंहजोरियों से तंग आकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उधर वालिद मेरा निकाह सफ्तर से कराने की तैयारियों में लगे थे, तो उधर मैंने फजल भाई के कहने पर बैग तैयार कर लिया, जिसमें चंद जोड़े कपड़े और जरूरियात की कुछ अशिया रखी थी। वालिद साहब घर पे ना थे, भाई मुझे पैदल ही बस अड्डे पर ले आया। बैग उन्होंने कंधे पर उठा लिया और हम शहर जाने वाली बस में सवार हो गए। शहर आकर भाई ने मुझे पहले अपने एक कॉलेज के दोस्त की फैमिली के साथ ठहराया और खुद किराए का मकान तलाश करने के लिए दोस्त के साथ निकल पड़ा। खुशकिस्मती से इसी दोस्त के घर के बहुत करीब एक छोटा सा 2 कमरों और एक सहन पर मुश्तमिल मकान किराए के लिए खाली था। शाम तक इनके वालिद के तवस्सुत से वो घर हमको किराए पर मिल गया। 2-4 दिनों की भाग दौड़ के बाद भाई को अच्छी नौकरी भी शहर में मिल गई थी। हमको सुकून मैसर आ गया। अब मैं आसानी से अपनी तालीम के 2 साल मजीद मुकम्मल कर सकती थी। यूं मेरे ग्रेजुएट हो जाने का अम्मी मरहुमा का ख्वाब मुकम्मल हो जाता। भाई के इस दोस्त का नाम राशिद था। इनकी वालदा और बहन बहुत शफीक और मेहरबान थी। वो मेरी खबरगिरी करती और अक्सर खैरियत दरियाफ्त करने को आ जाती थी। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल गया था। सुतीली माँ के जबर से निजात हासिल हो गई थी। अलबत्ता वालिद साहब को बताए बगैर घर से चले आने का कलक तो हम दोनों को था, लेकिन क्या करते, हम भी मजबूर थे। बताते चलूं कि वालिद साहब ने हमारे आने के 1 हफ्ते बाद फजल भाई के दोस्त राशिद को फोन करके हमारे बारे में मालूमात ले ली थी, तो खामोश होकर बैठ गए। जब मैंने बीए पास कर लिया, घर के नज़दीकी स्कूल में टीचर की मुलाजमत मिल गई। रकम की मजीद ज़रूरत थी, किराया मकान का अदा करना होता था और बाकी भी कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी होती थी। सोचा भाई की तनख्वाह के साथ मेरी तनख्वाह भी शामिल हो जाएगी तो हमारा गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाएगा। सख्त गर्मियों के दिन थे। मैं स्कूल पढ़ाकर लौट रही थी। शदीद गर्मी से मुझे बुरखे में घबराहट होने लगी। लू चल रही थी, तपती दोपहर थी और अभी गर्मियों की छुट्टियां होने में कुछ रोज बाकी थे।
गर्मी से पसीना पसीना हो गई। घबरा कर निकाब उलट दिया, इधर उधर देखा, कोई नजर न आया। फिर चकरा गया सर और मैं पास ही दरख्त के छांव तले पनाह लेने को कदम बढ़ा दिए। दरख्त के तने का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। फिर आहिस्तगी से तन्ने से पुश लगाकर जमीन पर बैठ गई। जरा देर को आंखें बंद कर ली क्योंकि आंखों तले अंधेरा सा छाने लगा था। अगर यूं रास्ते में बैठ ना जाती तो मैं जरूर गिर जाती। अब मैं नींद बेहोश सी हो चुकी थी कि किसी ने मुझे मुखातिब किया, आपको क्या हुआ है? तबीयत खराब है क्या? अगर बुरा ना माने तो मैं आपके घर पहुंचा दूं। मेरी तबीयत तो वाकई खराब थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। मुझे लू लग गई थी। इसको जवाब देने के काबिल भी न थी। तभी इसने मुझे बाजू से पकड़कर सहारा दिया और मुझे आहिस्तगी से जमीन पर लिटा दिया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो हैरान और परेशान खड़ा था कि अब क्या करे। उसका नाम बिलाल था। वो इत्तफाकन वहां से गुजर रहा था कि मुझे दरख्त का सहारा लेकर डोलते पाया तो मेरी तरफ आ गया। चंद लम्हात ऐसे ही बीत गए। उसे सामने से सड़क पर एक टैक्सी आती दिखाई दी। तभी वो उसकी तरफ लपका और इशारे से रुकने को कहा। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकी। मैं बेहोश हो चुकी थी। दोनों ने ना जाने कैसे मुझे टैक्सी में बिठाया और बिलाल मुझे अपने घर ले आया, जहां उसकी वालदा ने मुझे अपने पलंग पर लिटा दिया। मुंह पर पानी के छपके मारे। थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया। बिलाल की वालदा जायदा बीबी ने मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल की। घरेलू टोटके आजमाए और 2 घंटे बाद मेरी हालत संभल गई। मैंने जायदा बीबी का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, बीबी, तेज धूप की वजह से तुमको लू लग गई है, तुम बेहोश हो गई थी। हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन शुक्र है कि अब तुम ठीक हो। गर्मी की शिद्दत से कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये आम सी बात है। अब मेरे हवास खूब अच्छी तरह बहाल हो गए थे। मैंने घर जाने पर इसरार किया। तब वो नेक खातून खुद मेरे साथ आई और माँ बेटा मेरे घर मुझे छोड़कर चले गए। भाई अभी तक ड्यूटी से नहीं लौटा था। मैंने उनको अपनी सारी कहानी सुना डाली। जरा देर बाद भाई भी आ गए। वो बिलाल से मिले और यूं जान पहचान हो गई। अब जायदा बीबी जब मौका मिलता मेरे पास खड़ी दो दखड़ी को आ जाती। इनका बेटा सरकारी मुलाजिम था और वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने महसूस कर लिया कि एक अनजानी कशिश बिलाल को हमारे घर की तरफ खींचती है। वो माँ को मजबूर करता कि सनम के घर चलो। वो बेटे के दिल की तड़प को समझ चुकी थी कि हुस्न का जादू चल गया है। ये जादू तो सर चढ़कर बोलता है। 2-4 मुलाकातों के बाद जायदा बीबी ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया। एक रोज जबकि भाई घर पे था, जायदा बीबी ने हिम्मत करके फजल भाई से अपना मुद्दा बयान कर दिया। भाई ने कहा, चंद रोज सोचकर जवाब दूंगा। इसे मेरी शादी की फिक्र तो थी। बहरहाल इन लोगों के जाने के बाद मुझसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारी क्या मर्जी है। बिलाल गवर्नमेंट मुलाजिम है, पढ़ा लिखा है, माँ बेटे हैं, ज्यादा बड़ा खानदान नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाकर रजामंदी का इजहार कर दिया। यूं मेरी मंगनी बिलाल से तय पा गई। शादी की तारीख 1 माह बाद की पड़ी। हम चाहते थे कि शादी में अबू भी शिरकत करें, लेकिन इनको मनाना बड़ा मरहला था, क्योंकि वो तो हर सूरत मुझे सफ्तर से बिहाना चाहते थे और सुलह की इनकी यही शर्त थी, जबकि हम बहन भाई सुतेली माँ के तसल्लुत से निकलना चाहते थे, जिसने हमारा जीना हराम कर दिया था। उन दिनों बिलाल और मैंने ना जाने कितने हसीन सपने बुन लिए थे। बिलाल तो कैलेंडर पर एक एक दिन तारीख काटकर घड़ियां गिन रहा था, लेकिन बदकिस्मती की एक सुबह जब वो दफ्तर पहुंचा, उसकी तब्दीली के ऑर्डर आ गए। बहुत अफसरदा हुआ। जायदा बीबी ने तसल्ली दी कि तबादला हो गया है तो क्या हुआ, हम दुल्हन को रुखसत करके अपने साथ ले जाएंगे। तुम जहां रहोगे सनम तुम्हारे साथ वहीं रहेगी। वो बेचारा शादी से 15 रोज कबल नई शहर ड्यूटी की ज्वाइनिंग देने चला गया। 2 हफ्तों बाद जब वो वापस आया तो तकदीर ही बदल चुकी थी। इस दौरान अबू एक दिन मामू के साथ हमारे घर शहर आ गए। मामू ने हमको मजबूर किया कि साथ चलो। मैं सफ्तर से सनम की शादी ना होने दूंगा, लेकिन जहां कहीं भी सनम की शादी होगी इसमें वालिद की शिरकत जरूरी है। बाप के होते भाई कैसे वली हो सकता है। मैं बड़ा मामू हूँ, तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। बड़े मामू मुद्दत बाद कुवैत से आए थे। अम्मा मरहूमा इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। इनका कहा कभी न टालती थी। जब उन्होंने हमारी मरहुमा माँ का वास्ता दिया तो हमने वालिद से इस शर्त पर सुलह कर ली कि वो मेरी शादी सफ्तर से नहीं करेंगे। जब मामू की कोशिशों से वालिद घर आ गए, जहाँ सुतेली माँ ने भी खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया और अपने साबका रवैये पे माजरत की, हमने भी इनको दिल से माफ कर दिया।
खबर ना थी कि अंदर अंदर मामू और अब्बू ने क्या चाल चली है। इन्होंने बाहर बाहर मेरे भाई फजल को कायल कर लिया कि वालदा के तय करदा बचपन के रिश्ते का पास किया जाना चाहिए। यूं मेरी शादी मामू के बेटे अब्दुल्ला से होनी है और फजल भाई की मामू की बेटी हिरा से ब्याह होना है। हिरा बड़ी खूबसूरत थी, मनमोहनी गुड़िया सी। फजल भाई का इरादा शायद इस बाइस कमजोर पड़ गया। फिर मामू और इनका बेटा कुवैत से बहुत ज्यादा दौलत भी कमा कर लाए थे। फजल भाई ने वालिद और मामू के हुक्म के आगे सर झुका लिया और मेरी मंगनी ये कहकर तोड़ दी कि न जाने बिलाल और जायदा आंटी कैसे लोग होंगे, गैरों का क्या एतबार, जबकि मामू हमारे अपने हैं और अम्मी मरहुमा के वादे का पालन भी करना है। हम बिलाल से मंगनी खत्म कर रहे हैं। मेरी शादी मामू के बेटे से कर दी गई और फजल भाई की दुल्हन मारिया को बना दिया गया। अब्बू ने वादा पूरा किया कि मेरी शादी सफ्तर से नहीं की। जाहिर है अब्दुल्ला सफ्तर से हर हाल में बेहतर था, लेकिन मेरे बारे में किसी ने कुछ न सोचा कि मेरे क्या ख्वाब हैं। मेरे भी कुछ अरमान थे जो जाहिर है दौलत से ज्यादा कीमती थे। मगर हम लड़कियों के क्या ख्वाब, क्या अरमान, वही हुआ जो हमारे वारसों ने चाहा। फजल भाई तो मेरी बिलाल से मंगनी को भूल भाल कर अपनी दौलतमंद बीवी के साथ नई जिंदगी की रंगीनियों में खो गए, जो कीमती सामान के साथ जहेज में मकान भी लाई थी। लेकिन मुझे बदले में ममानी के ताने ही सहने पड़े कि फकीर की बेटी को हमने तो बस 3 कपड़ों में कबूल कर लिया है, हालांकि मेरे बेटे को अमीर जादियों के रिश्ते भी मिलते थे। हमको रिश्तों की क्या कमी थी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।